वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं अरनमनाई। तो मूवी की शुरुआत में हम एक पंडित जी को देखते हैं और पंडित जी अपनी बेटी के साथ बोट पर मंदिर जा रहे होते हैं। तभी पंडित जी अपनी बेटी को बताते हैं कि बेटी, गांव में माता की बहुत बड़ी पूजा होने वाली है और हमें भी उसमें जाना है। उनकी बेटी भी बच्चों की तरह पूछती कि पापा इतनी बड़ी पूजा क्यों होने वाली है। तब पंडित जी उसे बताते हैं कि काफी सालों पहले एक बाघ नाम का राक्षस धरती पर रहता था और बाघ किसी भी इंसान को मारकर उसके शरीर को अपने काबू में कर सकता था। जिसके बाद माता जी ने बाघ को पकड़कर एक कलश में बंद कर दिया था और उस दिन से हर 10 साल पर गांव में माता जी के बड़े धूमधाम से पूजा की जाती है। अब पंडित जी बोट चला रहे होते हैं कि तभी उनका चाकू पानी के अंदर रखे कलश में फंस जाता है। पंडित जी अपना चाकू निकाल कर मंदिर की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर उसी समय पंडित जी देखते हैं कि उनकी बेटी पानी से मछली निकाल कर खा रही होती है और साथ ही साथ पंडित जी को अपनी बेटी की लाश पानी में तैरते हुए दिखती है। और ये सब कुछ देखकर पंडित जी समझ जाते हैं कि उनकी बेटी को बाघ ने मार डाला है और उसका रूप ले लिया है। और दोस्तों, यहाँ पर हमको पता चलता है कि बाघ को पानी में कैद करके रखा गया था और जब पंडित जी का चाकू पानी में रखे उस कलश में लगा तब बाघ पानी से आजाद हो गया। उसके बाद उसने पंडित जी की बेटी को मारकर उसके शरीर पर काबू पा लिया और अब बाघ पंडित जी पर भी हमला कर देता है। लेकिन तभी पंडित जी अपने मंत्रों की शक्ति से बाघ की शक्तियों को एक लोटे में बंद कर देते हैं और बाघ से कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी को मार डाला, इसीलिए आज से तुम मेरे घर में मेरी बेटी बनकर रहोगे। और दोस्तों, यहाँ पर बाघ को जब तक उसकी शक्ति वापस नहीं मिल जाती तब तक उसे पंडित जी की हर बात माननी पड़ेगी। अब यहाँ से हम सर्वनम नाम के एक लॉयर को देखते हैं और सर्वनम के पास एक लड़का और लड़की कोर्ट मैरिज करने आए होते हैं। पर तभी उस लड़की के पापा वहाँ पर अपने गुंडों के साथ आ जाते हैं और जबरदस्ती अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाते हैं। लेकिन उसी समय सर्वानंद उस अंकल के सभी गुंडों को बहुत मारता है और गुंडों को मारने के बाद सर्वानंद उस लड़की और लड़के की शादी करा देता है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सर्वानंद ने उस कपल के लिए लड़ाई क्यों की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सर्वानंद की सेल्वी नाम की एक बहन है और सेल्वी भी एक आदमी से प्यार करती थी, पर सेल्वी के माता पिता इस शादी के लिए राजी नहीं हुए, जिसके बाद सेल्वी उस आदमी के साथ भागकर शादी कर लेती है। अब सेल्वी के घर से जाने के बाद सर्वानंद काफी दुखी हो गया और उस दिन के बाद सर्वानंद ने ठान लिया कि वो हर प्यार करने वालों को एक दूसरे से मिलाकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि सर्वानंद नहीं चाहता कि जैसे उसकी बहन घर से भागी वैसे ही कोई दूसरा अपने घर से भागे। अब हम सेल्वी के परिवार को देखते हैं, जिसमें सेल्वी का एक बेटा और एक बेटी होते हैं और बेटे का नाम सर्वानंद ही होता है और वहीं बेटी का नाम शक्ति होता है। और दोस्तों, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता दूं कि सेल्वी के बेटे को हम जूनियर सर्वानंद बोलेंगे, ओके। इसके बाद सेल्वी अपने परिवार के साथ बहुत ही हंसी खुशी रहती है। अब एक दिन सेल्वी का पति सुबह के समय जॉगिंग कर रहा होता है और रास्ते में उसे रवि नाम का एक लड़का दिखता है। रवि को वीडियो बनाने का बहुत शौक है, इसलिए रवि हर समय वीडियो बनाता रहता है। अब जब सेल्वी का पति जॉगिंग कर रहा होता है ना, तभी उसे अपने सामने एक धुआं आते हुए दिखता है एंड जैसे सेल्वी का पति धुएं के पास जाता है, इतने में एक हाथ सेल्वी के पति को अपनी तरफ खींच लेता है और इसके तुरंत बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। और दोस्तों, सेल्वी के पति को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि बाघ होता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि बाघ को तो पंडित जी ने कैद कर लिया था, तो वो आजाद कैसे हुआ? तो इसका जवाब मैं आपको मूवी में आगे दूंगा। अब बाघ सेल्वी के पति का रूप लेकर सेल्वी के पास जाता है और उसे पूछता है कि हमारी बेटी किधर है। सेल्वी भी नॉर्मल कहती है कि शक्ति तो बाहर खेल रही है। और दोस्तों, उसी समय गांव वाले सेल्वी के पास आते हैं और बताते हैं कि हमें तुम्हारे पति की लाश मिली है। फिर सेल्वी घबरा जाती है और भागते हुए अपने पति के पास जाती है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ से सीन चेंज होता है और हम रवि को देखते हैं। रवि को कुएं के पास से कुछ आवाजें आती है। रवि जैसे कुएं के पास जाकर देखता है तो उसे वहां पर सेल्वी की लाश लटकी हुई दिखती है और दोस्तों, सेल्वी को मारने वाला भी बाघ होता है। अब यहाँ सर्वानंद को दिखाते हैं तो वो अपने घर में बैठा होता है कि तभी कोई सर्वानंद के पास आता है और उसे बताता है कि तुम्हारी बहन की मौत हो चुकी है। ये बात सुनते ही सर्वानंद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन सर्वानंद को उस आदमी की बातों पर अभी विश्वास नहीं होता। इसके बाद सर्वानंद जल्दी से उस आदमी के साथ सेल्वी के घर पर आ जाता है और वहाँ तब सर्वानंद को पता चल जाता है कि सेल्वी और उसके पति की सच में मौत हो चुकी है। वो बेचारा अंदर से काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर वो सेल्वी के बच्चों को अपने साथ रखने का फैसला कर लेता है। अब कुछ लोग सेल्वी के घर पर आते हैं और घर को बाहर से बंद कर देते हैं। तब सर्वानंद उन्हें पूछता है कि आपने घर को बंद क्यों किया। इस पर वो लोग बताते हैं कि हमारे मालिक ने सेल्वी के पति को एक बंगला बनाने के लिए काफी सारे पैसे दिए थे, लेकिन अब ना तो सेल्वी जिंदा है और ना ही उसका पति, इसीलिए हमें इस घर को अपने कब्जे में करना होगा। और दोस्तों, यहाँ पर हमको पता चलता है कि सेल्वी का पति एक बिल्डर था। फिर सर्वानंद उन लोगों से कहता है कि
मैं तुम्हारे मालिक से मिलना चाहता हूँ। इसके बाद सर्वानंद उनके मालिक से मिलता है और कहता है, मैं आपके बंगले को बहुत अच्छे से रेनोवेट करवा दूंगा और काम होने तक मैं अपने परिवार के साथ आपके बंगले में ही रहूंगा। और दोस्तों फिर बंगले का काम खत्म होने तक मालिक सर्वानंद को बंगले में रहने की इजाजत दे देता है। अब सर्वानंद देखता है कि शक्ति बहुत बीमार पड़ जाती है बार बार। फिर सर्वानंद शक्ति को एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है और ये डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि उस गांव के मालिक की बेटी माया होती है। माया शक्ति को कुछ दवाई देती है और उसे कुछ समय के लिए आराम करने को कहती है। अब रात के समय दिखाते हैं तो जूनियर सर्वानंद उस बंगले में फोन से खेल रहा होता है, तभी उसे किसी की आत्मा दिखाई देती है। एंड आत्मा को देखकर जूनियर सर्वानंद काफी डर जाता है और चिल्लाने भी लगता है। तब उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर बंगले के नौकर उसके पास भागते हुए आते हैं, लेकिन वो आत्मा तो नौकरों को भी परेशान करने लगती है और सभी अंदर से काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब सर्वानंद को अपनी बहन सेल्वी की बहुत याद आती है और सर्वानंद को ये बात भी पता चल जाती है कि सेल्वी ने आत्महत्या नहीं की थी, क्योंकि सेल्वी ने अपने भाई से वादा किया था कि वो जिंदगी में कभी भी आत्महत्या नहीं करेगी। अब रवि सर्वानंद से कहता है कि हमें पुलिस स्टेशन जाकर सेल्वी और उसके पति की मौत की रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। इसके बाद दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ सर्वानंद इंस्पेक्टर से कहता है कि सर, मेरी बहन ने आत्महत्या नहीं की है, उसे किसी ने मार डाला है। लेकिन इंस्पेक्टर सर्वानंद की बात पर यकीन नहीं करता और उसे कहता है कि मैं पहले बहुत बिजी हूँ और कुछ दिनों के बाद गाँव में माताजी की पूजा होने वाली है, इसलिए मुझे पूजा की सिक्योरिटी पर ध्यान देना होगा। और दोस्तों इंस्पेक्टर सर्वानंद की इस बात पर इसलिए भी भरोसा नहीं कर रहा क्योंकि सर्वानंद के पास सेल्वी की हत्या का कोई सबूत नहीं था। अब सर्वानंद रवि के साथ घर आ जाता है। तभी रास्ते में रवि सर्वानंद से कहता है कि मेरे पास सेल्वी के पति का एक रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है और शायद से हमें उस रिकॉर्डिंग में कुछ क्लू मिल जाए। फिर रवि सर्वानंद को वो रिकॉर्डिंग दिखाता है। अब जैसे सर्वानंद उस रिकॉर्डिंग को देख रहा होता है ना, तभी उसे वीडियो में एक अघोरी दिखता है। सर्वानंद को तो लगता है कि इस मर्डर के पीछे अघोरी का हाथ है। अब हम अघोरी को देखते हैं जो कि बंगले के पास खड़ा होता है। इसके बाद माया जब अपने कमरे में सोने जा रही होती है तभी उसे शक्ति के रूम में एक आत्मा दिखती है। माया जल्दी से भागते हुए शक्ति के पास जाती है, पर तब तक वो आत्मा वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब हम देखते हैं कि सर्वानंद और रवि कार में है कि तभी उनके सामने से कोई चीज गुजरती है एंड सर्वानंद जंगल में उस चीज का पीछा करने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रवि को जंगल में सेल्वी की आत्मा दिखाई देती है। रवि भी जल्दी से डर के मारे सारे विंडो बंद कर लेता है, लेकिन सेल्वी की आत्मा कार के अंदर आ जाती है और रवि को सीधे मार डालती है। इसके बाद सर्वानंद जब कार के पास वापस आता है तो उसे वहाँ पर रवि दिखाई ही नहीं देता। तभी वो देखता है कि रवि का कैमरा जमीन पर गिरा हुआ है और जब वो कैमरा उठाकर उसकी रिकॉर्डिंग चेक करता है तो कैमरे में उसे वही अघोरी फिर से दिखाई देता है। सर्वानंद को लगता है कि उस अघोरी ने ही रवि को मारा होगा। अगले दिन जब वो बंगले में बैठा होता है तभी माया भागते हुए उसके पास आती है। वो सर्वानंद से कहती है कि मेरे पापा जबरदस्ती मेरी शादी एक लड़के से कराना चाहते हैं और उन्होंने उस लड़के को मुझसे मिलने के लिए भेजा है, इसलिए उस लड़के से बचने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए प्लीज। फिर जब वो लड़का माया को देखने आता है तो सर्वानंद अपने आदमियों से कहकर उस लड़के को वहां से डराकर भगा देता है, जिससे माया की टेंशन दूर हो जाती है। अब सर्वानंद और माया उस मंदिर में जाते हैं जहां माताजी की पूजा होने वाली है। वहां सर्वानंद देखता है कि एक तरफ माताजी की मूर्ति है और दूसरी तरफ उस बाघ राक्षस की मूर्ति। अब मंदिर में जैसे ही पंडित जी को हम देखते हैं तो पंडित जी की नजर मंदिर के ऊपर रखे कलश पर पड़ती है एंड पता नहीं कलश को देखकर पंडित जी घबरा क्यों जाते हैं और सीधे मंदिर से भागते हुए घर आ जाते हैं। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर पंडित जी कलश को देखकर भाग क्यों गए, तो इसका जवाब भी बस कुछ देर में मिलने वाला है। फिर सर्वानंद जल्दी से पुलिस को कॉल करके वहां पर बुला देता है। पुलिस रवि की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। सर्वानंद इंस्पेक्टर को बताता है कि रवि की मौत का कारण एक अघोरी है, साथ ही वो अघोरी की रिकॉर्डिंग भी दिखाता है। अब इंस्पेक्टर भी सर्वानंद की बात पर विश्वास कर लेता है। आगे दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सर्वानंद जंगल में उस अघोरी को देखता है। उसको देखते ही दोनों उसका पीछा करने लग जाते हैं और फिर उन्हें उस अघोरी के घर में शक्ति और रवि और इंस्पेक्टर की फोटो दिखती है। सर्वानंद तो समझ जाता है कि अब आगे इंस्पेक्टर और शक्ति की मौत होने वाली है। रात के समय की बात होती है कि घर के नौकर और जूनियर सर्वानंद को फिर से वही आत्मा दिखाई देती है और आत्मा को देखने के बाद सारे नौकर घर के बाहर भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जूनियर सर्वानंद काफी जोरों से चिल्लाता है। तभी सर्वानंद भागते हुए जूनियर सर्वानंद के पास जाता है और उसे शांत करता है। उसके बाद सर्वानंद सेल्वी के परिवार की डायरी को देखता है। उसमें वो शक्ति का बर्थ डेट देखता है जो कि 15 जून है। फिर वो इंस्पेक्टर का बर्थडे चेक करता है। तब पता चलता है कि रवि, शक्ति और इंस्पेक्टर का बर्थडे सेम है। सर्वानंद तो समझ जाता है कि अघोरी उन लोगों को मार रहा है जिनका बर्थ डेट 15 जून है। आगे वो माया से कहता है कि तुम शक्ति का ध्यान रखो और मैं इंस्पेक्टर को बचाने जा रहा हूँ क्योंकि इंस्पेक्टर की जान खतरे में है। आगे हम देखते हैं तो बंगले के पास वही पंडित जी आते हैं और माया से कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम्हारे घर में शक्ति नाम की बच्ची काफी ज्यादा बीमार है और मैं उसको पूरी तरह ठीक कर सकता हूँ। माया पंडित जी को भी शक्ति के पास लेकर जाती है, पर तभी सेल्वी की आत्मा पंडित जी को घर के बाहर फेंक देती है
अब दूसरी तरफ सर्वानंद देखता है कि अघोरी इंस्पेक्टर पर कुछ काला जादू कर रहा है। वो कैसे भी करके अघोरी को काला जादू करने से रोकता है, लेकिन काफी रोकने के बाद भी आखिर में इंस्पेक्टर की मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस वहाँ पर आकर उस अघोरी को पकड़ लेती है। अगले दिन की बात है तो सुबह के समय सारे नौकर बंगले में वापस आ जाते हैं, लेकिन अभी भी नौकरों को वो आत्मा परेशान कर रही होती है। इसके बाद सर्वानंद और पुलिस ऑफिसर अघोरी को सारी सच्चाई बताने को कहते हैं। तब अघोरी उन्हें बताता है कि सेल्वी, रवि और इंस्पेक्टर को मारने वाला बाघ है। वो पूछते हैं कि ये बाघ कौन है। अघोरी उसे बताता है कि बाघ एक राक्षस है और बाघ किसी भी इंसान को मारकर उसका रूप ले सकता है। गांव के पंडित जी ने उस बाघ की शक्तियों को एक लोटे में बंद कर लिया था, जिसके बाद पंडित जी ने उस लोटे को मंदिर के ऊपर वाले कलश में रख दिया था। पर जब ये बात बाघ को पता चली कि वो लोटा मंदिर के ऊपर वाले कलश में बंद करके रखा है, तब बाघ एक आदमी को पैसे देकर उस कलश को मंदिर से उखड़वा देता है और इसके बाद इस तरह बाघ को अपनी शक्तियां वापस मिली। और दोस्तों, जब पंडित जी को मंदिर में कलश नहीं दिखा था तो वो समझ गए थे कि बाघ आजाद हो चुका है और इसीलिए पंडित जी डर के मारे अपने घर गए थे। पर बाघ ने पंडित जी का पीछा करके उनको भी मार दिया। और दोस्तों, रवि को सेल्वी ने नहीं बल्कि सेल्वी के रूप में उस बाघ ने रवि को मारा था। और साथ ही साथ जो भी बाघ को रोकने की कोशिश करता है, बाघ उसे भी मार डालता है। और इसलिए बाघ ने सेल्वी और उसके पति को मार डाला, क्योंकि वो दोनों शक्ति की रक्षा कर रहे थे। फिर अघोरी सबको बताता है कि बाघ बस उन लोगों को मारता है जिनका बर्थ डेट 15 जून होता है, और अगर बाघ ने इस बर्थडे वाले 3 लोगों को मार दिया तो बाघ हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। और अभी तक हमको पता है कि बाघ ने रवि और इंस्पेक्टर को मार डाला, लेकिन शक्ति जिंदा होती है। साथ ही साथ सेल्वी की आत्मा शक्ति की रक्षा कर रही होती है। अब सर्वानंद पुलिस स्टेशन से अपने घर आता है। वो मनी मन सोच रहा होता है कि आखिर कैसे शक्ति को बाघ से बचा पाए। इसके बाद तो वो बाघ सीधे पुलिस स्टेशन में अघोरी को मारने आ जाता है, क्योंकि अघोरी भी बाघ को रोकने की कोशिश कर रहा था। अघोरी और बाघ की लड़ाई में अघोरी के हाथ से खून निकलने लगता है। इसके बाद माया अघोरी के हाथ पर दवा लगा लेती है। अब माया जब बंगले में स्कूटी से आ रही होती है ना, तभी सेल्वी की आत्मा माया को बंगले के बाहर फेंक देती है। अब ये देखकर तो सर्वानंद सोचने लगता है कि आखिर सेल्वी की आत्मा ने माया को बंगले से बाहर क्यों फेंका। तब सर्वानंद देखता है कि माया के पास एक रुमाल है और उस रुमाल पे किसी का खून गिरा हुआ है। और इस रुमाल को माया बंगले में इसलिए नहीं आने दे रही थी क्योंकि इस रुमाल पर बाघ का खून लगा हुआ था। सर्वानंद माया से पूछता है कि इस रुमाल पर किसका खून लगा हुआ है। माया उसे बताती है कि अभी तो वो अघोरी के हाथ का इलाज करके आ रही है और शायद से अघोरी के हाथ का खून लगा होगा रुमाल पर। अब सर्वानंद जल्दी से अघोरी को ढूंढने जाता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि अघोरी के अंदर बाघ की आत्मा आ चुकी है। सर्वानंद गांव के आदमी से अघोरी के बारे में पूछता है, लेकिन वो आदमी सर्वानंद को कुछ भी बताने से मना कर देता है और अपने आदमियों से कहकर सर्वानंद को वहां से भगाने लग जाता है। लेकिन सर्वानंद तो उस आदमी को इतना मारता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे अघोरी के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तब वो आदमी बताता है कि अघोरी के अंदर बाघ की आत्मा है और वो बाघ तुम्हारी बहन के शरीर को हमेशा के लिए दुनिया से मिटाने जा रहा है, क्योंकि तुम्हारी बहन शक्ति की हिफाजत कर रही है और इसीलिए बाघ अभी तक शक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। सर्वानंद जल्दी से सेल्वी की कब्र के पास जाता है और तब हम देखते हैं कि बाघ काला जादू की मदद से सेल्वी की आत्मा को अपने पास बुला लेता है। इसके बाद तो बाघ और सेल्वी के बीच में काफी खतरनाक लड़ाई होती है। फिर आखिर में बाघ सेल्वी की आत्मा को उसके शरीर में डाल देता है और सेल्वी के शरीर को जला भी देता है, जिस वजह से उसकी आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। यहाँ जैसे सर्वानंद सेल्वी की कब्र के पास पहुंचता है तो सेल्वी का शरीर पूरी तरह जल चुका था। तभी उसे सेल्वी दिखाई देती है और सेल्वी उसे कहती है कि तुम कैसे भी करके शक्ति को उस बाघ से बचा लो। सर्वानंद सीधे माया को फोन लगाकर कहता है कि तुम शक्ति को लेकर मंदिर में चले जाओ और मैं मंदिर में आ रहा हूँ। माया भी शक्ति को लेकर मंदिर चली जाती है और दूसरी तरफ जब बाघ बंगले में पहुंचता है तब उसे बंगले में काफी ढूंढने के बाद भी शक्ति नहीं मिलती। फिर बाघ बंगले के एक नौकर से शक्ति के बारे में पूछता है तो वो नौकर उसे बता देता है कि शक्ति मंदिर गई है। बाघ भी जल्दी से मंदिर में आ जाता है और देखता है कि शक्ति माया के साथ है। अब बाघ जैसे ही शक्ति को मारने जा रहा होता है तभी वहां पर सर्वानंद आ जाता है और शक्ति को लेकर तुरंत भागता है। वो सीधे शक्ति को लेकर उस राक्षस की मूर्ति में घुस जाता है और बाघ भी उस मूर्ति के अंदर चला जाता है। यहाँ बाघ और उसके बीच में काफी खतरनाक लड़ाई होती है और साथ ही साथ अब माता जी की पूजा भी शुरू हो गई है। अब बाघ शक्ति को मारने वाला होता है कि उससे पहले सर्वानंद शक्ति को लेकर मूर्ति के बाहर कूद पड़ता है और तभी माता जी की पूजा खत्म हो जाती है। फिर जब बाघ मूर्ति से कूदने वाला होता है तभी माता की शक्ति उस बाघ को वही मूर्ति में कैद कर लेती है और हम माता जी को देखते हैं जो कि अपना त्रिशूल लेकर उस राक्षस की मूर्ति की तरफ बढ़ने लगी है। इसके बाद माता जी उस त्रिशूल से बाघ के साथ उस राक्षस की मूर्ति का भी अंत कर देती है और आखिर में इस तरह सर्वानंद शक्ति को उस बाघ से बचा लेता है। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।